हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बूमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। सो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट का। सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग की ये प्लेलिस्ट और ये लेक्चर्स जो है इंस्पायर्ड है हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए गए सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग के कोर्स से। और इन लेक्चर्स में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, कब की जाती है और क्या प्रोसेसेस या स्टेप्स होते हैं सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग करने के लिए। हम सबको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में तो पता ही है कि एसडीएलसी फॉलो होता है और उसमें हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कोड करते हैं, टेस्ट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। लेकिन री इंजीनियरिंग इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, या लोगों के जो हैं वो परसेप्शंस, लोगों के ख्यालात री इंजीनियरिंग के बारे में ज़रा कंफ्यूज्ड हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली आज के इस लेक्चर नंबर 1 का एजेंडा होगा एक स्टोरी, फेरी टेल, जिसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैनी लेहमन एंड लेस बिलेडी लॉज ऑफ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। फिर सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग की डेफिनेशन देखेंगे, री इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल को देखेंगे कि वो क्या होता है, गोल्स ऑफ री इंजीनियरिंग क्या हो सकते हैं, ग्रीन फील्ड वर्सेज ब्राउन फील्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हाउ डू यू नो व्हेन टू री इंजीनियर योर सिस्टम, एंड री इंजीनियरिंग वर्सेज रिवर्स इंजीनियरिंग। ये कुछ रीडिंग मटेरियल्स हैं, बुक्स हैं, जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड री इंजीनियरिंग है, वर्किंग एफिशिएंटली विद लेगेसी कोड, रीफैक्टरिंग टू पैटर्न्स है। फेरी टेल। Once upon a time, there was a good software engineer whose customers knew exactly what they wanted. The good software engineer worked very hard to design the perfect system that would solve all the customer problems now and for decades. When the perfect system was designed, implemented, and deployed, the customers were very pleased indeed. The maintainer of the system had to do very little to keep the perfect system up and running, and the customers and the maintainer lived happily ever after. Why isn't real life more like this fairy tale? ऐसा असल में क्यों नहीं होता? तो यहाँ पे फेरी टेल में बताया गया है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता होता है कि उसके कस्टमर्स को किस किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो बड़ी मेहनत से एक परफेक्ट सिस्टम को डिज़ाइन करता है और कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स अभी हैं और जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं सबको मद्देनज़र रखते हुए एक बेहतरीन किस्म का परफेक्ट सिस्टम डिज़ाइन करता है और उसको डिप्लॉय करता है। कस्टमर्स भी बहुत खुश होते हैं और जो सिस्टम को मेंटेन करने वाला मेंटेनर होता है उसको एफर्ट नहीं लगानी पड़ती सिस्टम के अंदर उसको सही रखने के लिए और चलाने के लिए। तो कस्टमर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मेंटेनर सारी ज़िंदगी खुश रहते हैं। अब ऐसा असल में क्यों नहीं होता? ऐसा असल में इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो टर्म है गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ नॉट अ क्वालिटेटिव मेजर। अब कोई चीज़ मेरे लिए अगर अच्छी है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी अच्छी हो। किसी चीज़ का अच्छा होना एक क्वालिटेटिव मेजर नहीं है। आप इसको किसी क्वालिटी अगेंस्ट एनी सम क्वालिटी के एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट इसको मैप नहीं कर सकते। अच्छा, अरे भाई कितना अच्छा, क्या अच्छा, ये वाली चीज़। तो customers never exactly know what they actually wanted. They are humans and can't foresee all the possible use cases of their business. बिल्कुल ऐसा ही है कि कस्टमर्स को असल में कभी नहीं पता होता कि उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या और क्या-क्या फंक्शनैलिटीज़ उनके सिस्टम में होनी चाहिए। और वो पॉसिबल फ्यूचर के बिज़नेस यूज़ केसेस को भी नहीं आइडेंटिफ़ाई कर सकते। उन्हें बस ये चाहिए कि भाई टोकन देता हो, पेमेंट होती हो और हमसे हमारी इनपुट्स ये लेता हो, लेकिन एग्जैक्ट और स्पेसिफिक जो यूज़ केसेस हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी नहीं सही पता होती। नो सिस्टम कैन बी डिज़ाइन परफेक्ट और बी परफेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई भी सिस्टम कभी भी परफेक्टली डिज़ाइन नहीं किया जा सकता या कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। देयर आर ऑलवेज ट्रेड ऑफ्स बिटवीन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, एग्जाम्पल डिस्क साइज वर्सेस सेपरेटेड मॉड्यूल्स। हमेशा ट्रेड ऑफ्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक चीज़ की वजह से एक चीज़ को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिस्क साइज़ है, अगर आपने डिस्क साइज़ को जो है वो छोटे से छोटा रखना है सॉफ्टवेयर का साइज़, तो आपने जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल होता है आपके मॉड्यूल्स का, उनको आपने थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ताकि आपका कोड छोटे से छोटा रहे। Business needs of a customer evolves with time and so do environmental and external constraints. वक्त गुजरने के साथ साथ ओवर द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो जो माहौल होता है बिजनेस का, आपके काम का, वो भी चेंज होता है और आपके ऊपर लगने वाले जो
कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, कॉन्स्ट्रेंट से मुराद जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो भी चेंज होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये चीज़ बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत है कि बैंकिंग इंडस्ट्री के ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट होते चले गए हैं। Maintainer might not be tech savvy enough to identify required maintenance, hence he found no issues in the system. हाँ, एक और मसला ये हो सकता है कि जो बंदा मेंटेनेंस पे आपने लगाया हुआ है वो इतना ज़्यादा टेक सेवी ही नहीं है कि उसको ये चीज़ पता ही नहीं चल रही कि मैंने मेंटेनेंस क्या करनी है और इसमें मेंटेनेंस इश्यूज हैं भी या नहीं है। सो अब आ जाते हैं मैनी लेमन एंड लेस बिलेडी फंडामेंटल लॉज ऑफ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। मैनी लेमन एंड लेस बिलेडी के फंडामेंटल लॉज ऑफ सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन दो हैं। एक तो है द लॉ ऑफ कंटिन्यूइंग चेंज और दूसरा है द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। द लॉ ऑफ कंटिन्यूइंग चेंज ये कहता है कि अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड इन अ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट मस्ट चेंज और बिकम प्रोग्रेसिवली लेस यूजफुल इन दैट एनवायरनमेंट। ठीक है, a program that is used in a real world environment must change or become progressively less useful in that environment का मतलब हुआ कि एक प्रोग्राम आपने जो बनाया है वो वक्त के साथ साथ जो है वो पुराना होता चला जाएगा। और क्योंकि आपके बिजनेस में चेंजेस आएंगे और आपके प्रोसीजर्स में चेंजेस आएंगे तो वो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स और जो आपकी यूज़ था आहिस्ता-आहिस्ता जिस वजह से आपने सिस्टम बनाया था वो जो है वो आपस में उनकी जो मैपिंग है या उनकी जो आपस में जिस वजह से आपने सिस्टम बनाया था आहिस्ता-आहिस्ता वो सिस्टम आपके पास वैसा कारआमद नहीं रहेगा जिस तरह वो उस वक़्त हुआ जब वो बनाया गया था। क्यों? क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, बिज़नेस में चेंजेस आ रहे हैं, प्रोसीजर्स में चेंजेस आ रहे हैं। सही है? द लॉ ऑफ कंटिन्यूइंग चेंज यही कहता है। The law of increasing complexity क्या कहता है? As a program evolves, it becomes more complex and extra resources are needed to preserve and simplify its structure. एक प्रोग्राम जो आपने आज बनाया है वो कुछ अरसे बाद क्या होगा? मजीद कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा इन अ सेंस कि उसके अंदर डेटा बहुत ज़्यादा आने लगेगा, डेटा की हैंडलिंग बढ़ जाएगी एंड एक्स्ट्रा रिसोर्सेज आर नीडेड टू प्रिजर्व एंड सिंप्लीफाई इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर अगर आप उसमें छोटे-छोटे पैचेस लगा के उसको चेंज कर रहे हो, फंक्शनैलिटी बेहतर कर रहे हो तो वो क्या होता चला जाएगा, उसका स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स किस्म का होता चला जाएगा। एंड फिर क्या होगा, क्योंकि आपका डेटा उसमें जो आ रहा है और जो आप डेटा उसमें स्टोर करा रहे हो बैक एंड पे आपका डेटाबेस जो है वो ग्रो करता चला जाएगा। तो इस तरह आपको इन टर्म्स ऑफ मेमोरी इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज उसको मेंटेन करने के लिए और उसकी मेंटेनेंस पे खर्चा और अखराजात भी बढ़ते चले जाएंगे। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी हमें यही कहता है कि प्रोग्राम इवॉल्व हो रहा है तो इट बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्स्ट्रा रिसोर्सेज जो है वो ज़रूरत पड़ेगी टू प्रिजर्व एंड सिंप्लीफाई इट्स स्ट्रक्चर। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस देख लेते हैं। जिस तरह मैंने बताया एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर इज ऑफन मॉडिफाइड इन एडहॉक मैनर, क्विक फिक्सेस। ये जो इवॉल्व कर जाता है वो क्या होता है कि भाई आप टाइम कम है, आप फटाफट क्या करते हैं, लैक ऑफ टाइम की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से आप क्विक फिक्सेस पैचेस के ऊपर काम करते जाते हैं और एडहॉक मैनर में कोड के और स्ट्रक्चर के अंदर उसमें चेंजेस करते जाते हैं। इनिशियल गुड डिज़ाइन इज नॉट मेंटेन्ड। जो इनिशियल गुड डिज़ाइन था इस तरह से वो बिगाड़ आ जाता है डिज़ाइन के अंदर। आप कई चीज़ें उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं, डिपेंडेंसीज इस तरह से इंट्रोड्यूस हो जाती है कोड में और आप फिर जो आप चेंजेस करते हैं उनको प्रॉपरली टेस्ट भी नहीं करते जिस तरह से टेस्टिंग हुई होती है एट द टाइम कि जब वो डेवलप हुआ होता है सॉफ्टवेयर। डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अपडेटेड इफ देयर इज वन। आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, बिल्कुल हम डॉक्यूमेंटेशन में बहुत मार खाते हैं। हम चीज़ों में चेंजेस कर देते हैं लेकिन उन चेंजेस को डॉक्यूमेंटेशन में रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो बाय द टाइम जब हम आगे मेंटेनेंस वाले के पास सिस्टम जाता है तो वो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता है और कोड देखता है तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा होता है। ओरिजिनल डेवलपर्स लीव एंड विद देम देयर नॉलेज। एक ये मसला भी होता है कि जिन्होंने डेवलप किया था सिस्टम को, अगर इन हाउस डेवलपमेंट थी तो वो भी चले जाते हैं और उनकी उस सिस्टम के ऊपर जो नॉलेज थी वो भी उनके साथ चली जाती है। तो इसके नतीजे में कुछ इस किस्म का हो जाता है। ये गाड़ी है जिसके आगे से जो है वो सारे पार्ट्स वगैरह अजीब किस्म के हुए हैं और ऊपर नीचे रखे हुए हैं, डिसमेंटल हुए हैं। तो हमारा विद द पैसेज ऑफ सॉफ्टवेयर ऐसा हो जाता है। इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिजल्ट, इन सब चीज़ों से होता क्या है कि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। और अगर आप ओवरऑल परचेज से लेके अब तक की मेंटेनेंस देखेंगे किसी सिस्टम की कुछ अरसे बाद तक तो वो आपको नज़र आएगा कि यार 50 टू 75% मेरी कॉस्ट जो है ना वो मेंटेनेंस में ही निकल चुकी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कॉस्ट। ठीक है,
और up to 60% of maintenance effort is spent on understanding the existing सॉफ्टवेयर। और फिर जब आप उस सॉफ्टवेयर सिस्टम को आप मेंटेनेंस पे आते हैं तो आपको क्या आप देखते हैं कि 60% आपकी जो एफर्ट लग रही है ना वो इस पुराने से लिखे हुए कोड को सिर्फ समझने में ही आपकी मेंटेनेंस एफर्ट 60% उसको समझने में ही लग रही है कि भाई ये लिखा क्या है और लॉजिक क्या लगाई है। ठीक है, तो अच्छा अब हमें क्या करना चाहिए या डिसीजन क्या होना चाहिए। दो डिसीजंस होते हैं आपके पास चेंजेस के, या तो आप वक्ती तौर पे सुकून के लिए और वक्ती तौर पे काम चलाने के लिए डुप्लीकेटेड कोड लगा दें, कॉम्प्लेक्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा दें, उल्टी सीधी इनहेरिटेंस लगा दें, क्लासेस को बहुत बड़ा कर दें, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्लासेस और मेथड्स में वायलेट कर दें। सो यू कैन टेक अ लोन ऑन योर सॉफ्टवेयर राइट नाउ और जिसको आप पे बैक करो री इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर इंसानों की तरह सही तरीके से आप अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को री इंजीनियर कर लें और उसके चेंजेस को एक दफ़ा इम्प्लीमेंट कर लें, ताकि क्या हो इट विल सर्व एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर, जो कि आपको फ़ायदा कब देगी, आगे जाके मेंटेनेंस में फ़ायदा देगी। Let's re-engineer. So what is the definition of re-engineering? Re-engineering is the examination and alteration of a subject system to reconstitute it in a new form and the subsequent implementation of the new form. मतलब ये कि री-इंजीनियरिंग का मकसद होता है पुराने लिखे हुए सिस्टम के कोड को समझना, उसके अंदर ऑल्ट्रेशन करके उससे एक नया सिस्टम या सॉफ्टवेयर निकालना, बनाना एक नई शक्ल में, और उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना एक नए करामत और एक नए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर के अंदर। आई होप कि मैंने कन्वे कर दिया है। ठीक है, मतलब कि आप उसको एग्जामिन कर रहे हैं, उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं करंटली अवेलेबल कोड में, और उसको एक नए सॉफ्टवेयर सिस्टम की शक्ल दे रहे हैं जो कि एक वर्किंग सॉफ्टवेयर सिस्टम हो। So basically examination and alteration reconstitute new form, implementation of new form। ठीक है, अच्छा री इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल। री इंजीनियरिंग का लाइफ साइकिल क्या होता है, जिस तरह इंजीनियरिंग का लाइफ साइकिल हम SDLC फॉलो करते हैं या STLC टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल होता है, तो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का लाइफ साइकिल कुछ इस तरह का होता है कि आपके पास कोड तो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, आप लेकिन कोड आप देख सकते हैं उल्टा पुल्टा सा कोड है, खराब सा। ठीक है, तो आपने इसको एनालाइज किया, ठीक है, आपने जो डिजाइन इसके बने हुए थे वो देखे मॉडल से, ठीक है, तो ये आपने जब आप ये कर रहे होंगे तो आप प्रॉब्लम डिटेक्शन कर रहे हैं। फिर आपने उस लेगेसी सिस्टम जो था आपका पुराना सिस्टम, पुराने सिस्टम की आपने रिक्वायरमेंट्स देखी कि क्या रिक्वायरमेंट्स थी उस वक्त जो ये सिस्टम बनाया गया था। फिर आपने अब जो रिक्वायरमेंट्स आपकी चेंज हो गई हैं, जो अब आपको चीज़ें चाहिए पुराने सिस्टम के अंदर, आपने उनको देखा। ठीक है, उसके बाद आपने इसका जो डिज़ाइन था आपने उस डिज़ाइन को इम्प्रूव किया, रेजोल्यूशन की, प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, और एट द एंड आपने उसको रिफ्लेक्ट किया अपने कोड के अंदर। सो एट द एंड आपके पास एक डिसेंट कोड आपके पास नए सिस्टम का आ गया। गोल्स ऑफ री इंजीनियरिंग क्या होते हैं जी? री इंजीनियरिंग करनी है, लेकिन क्यों करनी है? री इंजीनियरिंग इसलिए की जाती है क्या क्योंकि आप अपने पुराने सिस्टम की टेस्टेबिलिटी बेहतर करें, टेस्टेबल बनाएं, अंडरस्टैंडेबिलिटी को इम्प्रूव करें, उसको मॉडिफाइबल बनाएं, मॉडिफाइबिलिटी आसान हो जाए, एक्सटेंसिबिलिटी हो जाए कि फॉर एग्जांपल अगर आपने नई फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है, जिस तरह करीम आया था पाकिस्तान में, तो करीम स्पेशली इनिशियली शुरू में वो 1 to 2 सर्विसेज देता था, देन वो एक्सटेंड हुआ। तो वो किस तरह हुआ, उनका आर्किटेक्चर और उनका डेवलप कोड ऐसा होगा कि उसने एक्सटेंसिबिलिटी को अलाउ किया। एंड वही बात कि आप मेंटेनेबिलिटी कर सकें, मेंटेनेंस आसान हो सके। मॉडिफाइबिलिटी में इंटरनल चेंजेस, मेंटेनेबिलिटी में मेंटेनेंस फैक्टर्स आ जाएंगे सारे आपके। फिर और क्या हो सकते हैं? अनबंडलिंग, स्प्लिट अ मोनोलिथिक सिस्टम इनटू पार्ट्स दैट कैन बी सेपरेटली मार्केटेड। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्विस वो कर रहे हैं, दो टाइप्स के आपके पास सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं, एक सर्विस बेस्ड और एक प्रोजेक्ट बेस्ड। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड, तो जो सर्विस बेस्ड होते हैं, जो कि सर्विसेज देते हैं या सॉफ्टवेयर बना के देते हैं, तो अगर आप सर्विस बेस में देखें तो आप क्या कर सकते हैं, आपने एक ऑलरेडी बने हुए सिस्टम को
उसके पार्ट्स अलग अलग ब्रेक करके उन पार्ट्स को मार्केट किया, उन पार्ट्स को सेल किया एज अ मॉड्यूल्स, तो वो अनबंडलिंग हो जाती है। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस गेन करनी है हमने अपने पुराने कोड की, तो हमें क्या करना है कि हमने पहले ये यहाँ तक जाना है कि भाई पहले काम हो, फिर बेहतर तरह से काम हो, देन डू इट राइट एंड देन डू इट फास्ट, और फिर तेज काम हो। तो आप री इंजीनियर करते हुए अनबंडलिंग करते हैं, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं, डिज़ाइन एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब उसकी मेंटेनेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। पोर्टेबिलिटी से मुराद आ जाएगा कि कितना ज़्यादा वो आसानी से और सिस्टम्स पे और प्लेटफॉर्म्स पे चल सकता है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, हाँ, वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आजकल बहुत आ रहे हैं, तो आपका जो पुराना सिस्टम था आप उसको नए सिस्टम और नए टेक से आप उसको अपग्रेड करने के लिए आप उसको क्या करते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल नए लैंग्वेज के फीचर्स आपने इंप्लीमेंट कर दिए, नए स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट कर दिए, नई बेहतर लाइब्रेरीज थी वो इंप्लीमेंट कर दी। अभी फ्लटर के अंदर बेसिकली मटेरियल डिज़ाइन की पहले लाइब्रेरी यूज़ होती थी, सिंपल मटेरियल, अब वो अपग्रेड होकर मटेरियल 3 के ऊपर आ गई है। तो ये चीज़ें आप फिर अपने, तो जो पुरानी फ्लटर के अंदर लिखी हुई एप्लीकेशंस होंगी, अब वो मटेरियल 3 के हमने हमें उसको मटेरियल 3 के जो डिज़ाइन लाइब्रेरी है उसके ऊपर री इंजीनियर करना पड़ेगा। अच्छा, ग्रीनफील्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्सेस ब्राउनफील्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ग्रीनफील्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेसिकली होती है डेवलपिंग अ सिस्टम फॉर अ टोटली न्यू एनवायरनमेंट एंड रिक्वायर्स डेवलपमेंट फ्रॉम क्लीन स्लेट, no legacy code around, approach used when you are starting fresh with no restrictions or dependencies. ग्रीनफील्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिल्कुल नए सिरे से कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करना आप करते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से स्क्रैच से, तो वो आपके पास ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट होती है। इसमें आपके पास कोई पुराना कोड नहीं होता, लीगेसी कोड, पुराना कोड, ठीक है ना, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। जो हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है ज़्यादातर, वो हमारा ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट में आ जाता है। या फिर अगर आप स्टार्टअप्स देखें, जो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स हो गए, फॉर एग्जांपल बाइकिया, करीम, उबर और इस किस्म के जितने भी स्टार्टअप्स हैं, ये जो काम स्टार्ट करते हैं, ये क्या होता है, ये ग्रीनफील्ड न्यू स्लेट क्लीन स्लेट से काम स्टार्ट करते हैं। इसके ऑपोजिट बिल्कुल ब्राउन फील्ड है, जिसमें आपके पास कोई ना कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसको आपने या तो इम्प्रूव करना होता है या उसका एक इम्प्रूव वर्जन बनाना होता है, और ये करने के लिए आपने उस दफियानूसी पुराने कोड को समझना पड़ता है। सही है, तो यहाँ पर इसका कंपैरिजन है ग्रीन फील्ड वर्सेस ब्राउन फील्ड। प्रोजेक्ट की डायरेक्शन ग्रीन फील्ड के अंदर ज़रा वेग होती है, क्लियर नहीं होती। सही है, अब हमें एफआईपी पे भी जब हम काम करते हैं तो हमें क्लियर नहीं होता कि हम उसको क्या क्या चीज़ें मजीद उसमें इंक्लूड कर सकते हैं या कैसे होगी। लेकिन ब्राउन फील्ड के अंदर ये चीज़ें क्लियर होती हैं, क्योंकि आपके पास एक पुराना चलता हुआ कोड होता है, ये चीज़ें आपने उसमें इंप्लीमेंट की हुई होती हैं। डेवलपमेंट एफर्ट ज़ाहिर है एक चीज़ स्क्रैच से बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा लगेगी एज़ कम्पेयर टू ब्राउन फील्ड। डिपेंडेंसी ऑन ओल्डर सिस्टम, ग्रीन फील्ड का कोई कोड ही नहीं है इस तरह का, तो उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, जबकि ब्राउन फील्ड में आप पुराने अवेलेबल कोड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। डेवलपमेंट टाइम ज़ाहिर है स्क्रैच वाली चीज़ का ज़्यादा होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क, ग्रीन फील्ड क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से नए सिरे से शुरू कर रहे हैं तो उसमें रिस्क ज़रा हायर होता है। री इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड ग्रीन फील्ड क्योंकि स्क्रैच से है तो उसमें कोई री इंजीनियरिंग नहीं होती, लेकिन ब्राउन फील्ड में होती ही री इंजीनियरिंग है। कॉस्ट, अच्छा, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों की कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है। ग्रीन फील्ड की ज़्यादा इसलिए हो सकती है कि अगर आपके पास क्लियर डायरेक्शन ना हो, ठीक है, और ब्राउन फील्ड की इसीलिए हो सकती है क्योंकि आपने जो आपका पुराना लीगेसी कोड है, ओल्ड कोड है, उसको समझना है और उसकी वर्किंग को देखना है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड महंगी पड़ सकती है। अच्छा जी, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास जो चलता हुआ पुराना कोड है उसमें प्रॉब्लम है। भाई अमूमन ये कहा जाता है कि जब तक कोई चीज़ ख़राब नहीं होती उसको छेड़ो नहीं। सही है, तो फ्रॉम अ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, किसी चीज़ के काम करने के एतबार से, कोई चीज़ ख़राब सिर्फ जब ही होती है जब वो फंक्शन नहीं कर रही होती या वो काम नहीं कर रही होती जिसको उसे करना चाहिए। जबकि मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ ख़राब कब होगी कि जब वो मेंटेनेबल ही नहीं रहे, तो एक चीज़ अब वो क्या होगी, मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ख़राब करार होगी। आपने सुना होगा अक्सर, आप गाड़ी का कोई पार्ट रिपेयर कराते हैं, फिर रिपेयर कराते हैं, फिर रिपेयर कराते हैं, तो एक टाइम आता है वो कहता है भाई अब ये रिपेयर नहीं होगा, अब ये चेंज होगा। तो ये वही वाली बात है मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू में। लेकिन हम ये कब कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारा ब्रेक होने वाला है और अब इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है,
ये हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास वार्निंग साइंस होते हैं। क्या वार्निंग साइंस होते हैं कि जब हमें समझ जाना चाहिए री-इंजीनियर करना है? ऑब्सोलीट और नो डॉक्यूमेंटेशन। हमारे पास जो सिस्टम चल रहा है उसकी या तो डेफिनेशन बहुत पुरानी हो, ऑब्सोलीट हो, जो कि मैप ना हुई भी हो करंट कोड से, मतलब कोड और डॉक्यूमेंटेशन में बहुत तजाद हो, या तो हो ही ना डॉक्यूमेंटेशन। मिसिंग टेस्टेड, जिस वक्त आपके पास सॉफ्टवेयर चल रहा है वो उसको प्रॉपरली टेस्टेड ना हो। ओरिजिनल डेवलपर्स, अगर इन हाउस डेवलपमेंट थी तो वो जा चुके हों, या यूजर्स अब वैसे ना हो उनके जैसे जो पहले थे। इनसाइड नॉलेज अबाउट सिस्टम हैज डिसअपियर्ड, डॉक्यूमेंटेशन इज आउट ऑफ सिंक। नॉलेज अब इनसाइड जो नॉलेज थी सिस्टम की वो वक्त के साथ साथ लोगों के आने जाने से ख़त्म हो गई है और डॉक्यूमेंटेशन भी पुरानी हो गई है। सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग फिर क्या होगा, इस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाती है। और फिर मसला ये एक और भी होता है कि टू मच टाइम टू मेक सिंपल चेंजेस। आपने छोटे मोटे चेंजेस भी करने होते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग रहा होता है। फिर चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा बग्स आने लगते हैं, कांस्टेंट बग फिक्सेस। मेंटेनेंस डिपेंडेंसीज मतलब आपने एक जगह चेंज किया तो वो 50 जगह खराब कर रहा है या 50 जगह वो डिपेंडेंट है। तो छोटे छोटे चेंजेस की वजह से वो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा चीज़ों को चेंज करने का आगे। बिग बिल्ड टाइम्स, ये इशू आते हैं कि जब आपका कोड बहुत बड़ा हो जाए या ओवर द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, जो आप एक्जी बनाते हैं, बिल्ड बनाते हैं, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। डुप्लीकेटेड कोड, जब आपके सिस्टम के कोड में बहुत ज़्यादा इधर उधर से डिप्लीकेशन आपको कोड की नज़र आ रही हो, तो ये भी एक आपकी क्या होती है, वार्निंग, एक साइन होता है कि अब आपने मेंटेनेंस की तरफ जाना चाहिए। सही है। सो नाउ कम्स री इंजीनियरिंग वर्सेस रिवर्स इंजीनियरिंग। पहले बार ये बात एक क्लियर कर दूं कि री इंजीनियरिंग जो है वो एक बड़ी एक्टिविटी है जिसके अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग आती है। अगर इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कहें तो रिवर्स इंजीनियरिंग एक सबसेट है, एक सब एक्टिविटी है री इंजीनियरिंग की। री इंजीनियरिंग जैसा कि हमें पता है इज द एग्जामिनेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ अ सब्जेक्ट सिस्टम टू रिकॉन्स्टिट्यूट इट इन अ न्यू फॉर्म एंड द सब्सिक्वेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू फॉर्म। ठीक है। री इंजीनियरिंग में आप उसकी नए सिरे से कोडिंग की बात भी कर रहे हैं, नई कोडिंग की बात भी कर रहे हैं और सिस्टम की प्रॉपर खड़ा करने की बात कर रहे हैं। जबकि रिवर्स इंजीनियरिंग में हम क्या बात कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ सब्जेक्ट सिस्टम टू आइडेंटिफाई सिस्टम कंपोनेंट्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स and create representations of the system in another form or at a higher level of abstraction. रिवर्स इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट सिस्टम है, लिगेसी सिस्टम, पुराना सिस्टम, उसको समझने की बात हो रही है, उसके कंपोनेंट्स को समझने की बात हो रही है, उनके उनके कंपोनेंट्स की डिपेंडेंसीज को समझने की बात हो रही है और उसकी एक रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, ताकि हम उसको बेहतर तरीके से समझ के उसकी रिप्रेजेंटेशन बना सकें, जो कि हमें आगे उसकी डेवलपमेंट में जब हम करेंगे, री इंजीनियर कर रहे होंगे तो हमें उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करे। तो रिवर्स इंजीनियरिंग इज बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओल्ड, हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसकी अंडरस्टैंडिंग, समझना और उसकी रिप्रेजेंट करना, समझने के लिए रिप्रेजेंटेशन उसकी, ये कंसर्न है किससे, आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग से। और आखिर में ये वही डायग्राम है, बस ये उसकी एक अलग रिप्रेजेंटेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल की। जब आप लेफ्ट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग के फेज में हैं। ठीक है। आप पीक के ऊपर आए और आप जब आप पीक से राइट की तरफ जा रहे हैं तो अभी आप क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसकी। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस फर्स्ट लेक्चर। सो लेट्स रिव्यू कि हमने क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले एक फेरी टेल देखी कि क्या एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्या एक आइडियल सिचुएशन थी और ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है। उसके बाद हमने देखा मैनी लेमन एंड लेस बिलेडी, लॉ ऑफ कंटिन्यूइंग चेंज एंड लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। फिर हमने देखा लॉज इन प्रैक्टिस कैसे होते हैं। फिर हमने उनके इम्प्लीकेशंस देखे कि इन वजूहात की वजह से क्या मसाइल खड़े होते हैं। फिर हमने देखा कि हमें डिसीजन किस तरह से लेना चाहिए और क्या डिसीजन हम ले सकते हैं, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए डिसीजन लेते हुए। फिर हमने री इंजीनियरिंग की डेफिनेशन को समझा कि री इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद हमने इन डेफिनेशन में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले। फिर हमने री इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल को स्टडी किया कि आपके पास एक उल्टा पुल्टा सा कोड था, ख़राब सा, आपने उसको समझा,
आपने उसकी रिप्रेजेंटेशन बनाई, रिप्रेजेंटेशन से पुरानी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया, नई रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया और फिर डाउन आपने उसकी स्ट्रक्चर को ठीक किया और कोड को दोबारा ठीक करके कोड किया और री-इम्प्लीमेंट किया और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का साइकिल चला आपका यहाँ पे। फिर हमने देखा कि ग्रीन इंजीनियरिंग के गोल्स क्या होते हैं, गोल्स को हमने समझा, हमने ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को समझा, हमने उनका बराबर कंपैरिजन किया और फिर हमने ये देखा कि कब हमें पता चलेगा कि अब हमारे सिस्टम को मेंटेनेंस की ज़रूरत है या अब मेंटेनेंस के दहाने पे आ चुका है सिस्टम। उसके बाद हमने रिवर्स इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को समझा। हमने देखा कि री इंजीनियरिंग के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग एक स्टेप है, एक फेज़ है, जिसमें हम सिर्फ सिस्टम को समझते हैं, एनालाइज करते हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं अपनी स्टैंडिंग के लिए, जो कि एक हायर लेवल होती है। इसी तरीके से ये हमने एक और रिप्रेजेंटेशन देखी कि जिसमें नीचे लेफ्ट से टॉप जाते हुए रिवर्स इंजीनियरिंग फॉलो होती है और टॉप से फिर राइट आते हुए फॉरवर्ड इंजीनियरिंग फॉलो होती है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस फर्स्ट लेक्चर। लेकिन अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो या कोई चीज़ पूछनी हो या इन वीडियोस में कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो कि इसको किसी तरह से इम्प्रूव किया जा सके, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और that's all for today. Thank you so much.